अबे तू कैसा गरीब है, तू कैसा फकीर है? 10-10 लाख का सूट पहनना है, ऐसा गरीब देश की जनता को बना दे हैं? तू 10 लाख का सूट पहनने के बाद में 1.5 लाख का चश्मा पहनने के बाद में भी तू फकीर है? और देश की जनता जिसके तन पे कपड़ा नहीं है वो अमीर है। एक ने मांगी माफी और वो हो गया वीर, और एक ने उठाई सलवार तो हो गया अमीर। ये वरना अगर रोजगार के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर वोट मांगने जाए ना तो वोट तो मिलेगा नहीं, वोट के अलावा ये जूता मिलेगा। मांग के देखिए एक बार, वरना नहीं मांग के देखिए ना, मांग के देखिए। है हमारे देश के वो नेता जो रहते इस देश में हैं, खाते इस देश का है, गाते इस देश का है, लेकिन पसंद उन्हें पाकिस्तान की बिरयानी आती है। आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या किसानों की शहादत देश के अंदर चुनावी धंधा है जिसके नाम पे आप वोट मांगने के लिए चले जाते हैं? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीन के कितने मरते हैं या पाकिस्तान के कितने मरते हैं, हमें यह फर्क पड़ता है कि हमारे देश का अगर एक भी जवान मरता है तो वो क्यों मरता है। वो इसलिए फर्क पड़ता है क्योंकि वो जवानों में जो बच्चे हैं वो देश के किसान के और मजदूर के बच्चे हैं। अगर उनमें बच्चे नेताओं के भी होते तो समझ में आता कि आप उस पर राजनीति भी करिए। एक पूरे विश्व के अंदर एक ऐसे नेता का नाम बताइए जिसने अपने बच्चे को देश की खातिर खोया हो, बताइए। ये देश के नेता जो सिर्फ देश में जातिवाद के दंगे कराना जानते हैं, पुलवामा के नाम पर वोट मांगना जानते हैं, घर घर जाकर वोट मांग लेते हैं और पुलवामा के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक दिखाते हैं उसके नाम पर वोट मांगते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पाकिस्तान का उदय भारत ने करा, भारत ने ही पाकिस्तान को बनाया है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो भारत से अलग हो चुका है तो अलग ही है। लेकिन हमें फर्क इस बात से पड़ता है कि हमारे देश के वो वीर जवान सरहद पे शहीद हुए तो क्यों हुए, और उनकी शहादत का जिम्मेदार आखिर है तो कौन है। तो इसीलिए वो जो पुलवामा में जो हमारे भाई शहीद हुए, सर्वप्रथम सबसे पहले मैं उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, उन्हें नमन करना चाहता हूं और उन माओं को दिल से सैल्यूट करना चाहता हूं और उन माओं से कहना चाहता हूं कि आपके इन बच्चों की शहादत भले ही देश के नेताओं के लिए चुनावी धंधा हो, लेकिन आपके बच्चे देश के लोगों के दिल में हमेशा थे, हैं और रहेंगे, और उनके दिल से आपके बच्चों की यादें कोई नहीं निकाल सकता। आज आपने काले रंग की पगड़ी पहनी हुई है, तो ये किस चीज का प्रतीक है? ये देश के अंदर विरोध का प्रतीक है काला रंग, और इसीलिए काले रंग की पगड़ी पहनी है। और इसीलिए मैंने सर्वप्रथम पहनकर, इसीलिए कि काला रंग जो देश के अंदर विरोध का प्रतीक है। हम देश के किसान के साथ खड़े हैं, लेकिन हम देश के तीनों कृषि कानूनों का विरोध करते हैं, और वो इसीलिए विरोध करते हैं क्योंकि हमारे देश का किसान जो यहाँ पर बैठा हुआ है 77-78 दिन हो गए हैं, लेकिन देश की सरकार देश के किसानों की ओर ध्यान केंद्रित तो दूर की बात, इनकी बात तक सुनने को तैयार नहीं है। देश का सेवक, देश का चौकीदार और देश का दाढ़ी बढ़ाने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जो बंगाल की ओर रवाना हो जाता है, उसे यहाँ तक आने में पता नहीं किस बात का डर लग रहा है कि वो किसानों से यहाँ आकर बात नहीं कर रहा है। आप एक बात मुझे बताइए, मेरे देश के जो जवान शहीद होते हैं, मेरे देश के किसान भाई शहीद हो रहे हैं, तो देश के अंदर देश के नेताओं को क्या आपत्ति है कि वो यहाँ पर आकर बात नहीं कर रहे? आप एक बात मुझे बताइए, आपके पास इस बात का आंकड़ा नहीं होता कि कितने किसान शहीद हुए, ये आपको नहीं पता, लेकिन आपको ये जरूर पता है कि किस नेता का कुत्ता और किस क्रिकेटर की उंगली में कब चोट लगी, किस नेता का कुत्ता कब मरा और किस क्रिकेटर की उंगली में कब चोट लगी। ये आपको बखूबी तारीखें याद रहती हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता, ये आंकड़ा आपके पास नहीं है कि आखिर देश के अंदर कितने किसान शहीद हो गए। आपके वो जो कृषि मंत्री हैं, जो कृषि नेता हैं जेपी दलाल, क्या उनको ये बयान शोभा देता है जो उन्होंने कल किसानों के लिए कहा है? आपको लगता है कि एक नेता को इस तरीके का बयान शोभा देता है? आपका नाम भले ही जेपी दलाल है, लेकिन इतनी भी दलाली मत करिए सरकार की कि दलाली के कारण आपको देश का किसान ही नजर ना आए। आप दलाली के कारण न जाने कितने पैसे मिल गए आपको, 500-1000 रुपए में अपने दीन ईमान का सौदा करने में लगे हुए हैं, देश के किसान को बोलने में लगे हैं कि वो तो मर रहा है, घर पे भी मरता। आपकी तरह इनको हराम का नहीं मिल रहा ना, सरकार जो खा रही है। आपको अगर जो तनख्वाह मिलती है ना जेपी दलाल, जिसकी दलाली खा रहे हो, वो सरकार की दलाली नहीं, देश के किसान का, देश के तमाम हर एक नागरिक का पैसा है। जब देश के लोग टैक्स भरते हैं ना, तब आप जैसे जेपी दलाल जैसे दलालों को पैसा मिलता है, तब जाके आपको तनख्वाह मिलती है, वेतन भत्ता मिलता है। वरना आप जैसों को अगर हम लोग टैक्स भरना बंद कर देना तो आपकी दलाली 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। जो आप अपना जेपी दलाल नाम रख रखा है ना, आप वाकई में इस सरकार की दलाली कर रहे हैं। और उसके बाद आप सफाई पेश करते हैं
कि मैंने ऐसा नहीं कहा और किसी की भावना को अगर कोई आघात पहुंचा हो तो मैं माफी मांगता हूं, है? पहले तो आप सारी बात कह लो, फिर आप आके माफी मांग लो। पागल समझ रखा है आपने? सरकार की दलाली के कारण डर गए क्या? ये देश का किसान है और आप जैसे दलालों की कुर्सी तो सबसे पहले छीनेगा। तो आप संभल के रहिए जेपी दलाल जी, जो आप देश के किसान के लिए ऐसे तमाम गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ना, क्योंकि आप पहली बार नहीं बोला, इससे पहले भी बोल चुके हैं। माना आपका नाम दलाल है और दलाली भी खा रहे हैं सरकार की, लेकिन आपको कोई हक, कोई अधिकार नहीं है किसान के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करने का। और उसके बाद जो आप सफाई पेश करते हैं, उसकी सफाई पे कोई टिप्पणी नहीं। जो आपने पहली बार में जो बोला वो आपके सत्य वचन थे, आपने दिल से बोले देश के किसान के लिए, और पूरे देश का किसान जानता है आप जैसे दलालों के लिए किसान की क्या अहमियत है। वो तो लगातार बीजेपी के हर नेता पहले दिन से बोलते आ रहे हैं। ये सारे के सारे दलालगिरी में माहिर हैं, एक से बढ़कर एक कलाकार हैं। आप ये देख लीजिए, हेमा मालिनी से जरा ये पूछे, धर्मेंद्र से ये पूछो कि भैया तुम वहां पर जा रहे हो टीवी शो के अंदर, वहां तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम्हारा सनी देओल यहाँ नहीं आ सकता किसानों के बीच में, जिन किसानों का वोट लेकर गया है। वो धर्मेंद्र वहां टीवी में पहुंच रहा है, गाने गा रहा है और गानों के शो में जाकर वहां पे कलाकारी दिखा रहा है। लेकिन अपने बेटे सनी देओल से इतना तो कहो कि जिस किसान का वोट लेके गए हो उस किसान से एक बार मिलने तो आ जाए कि किसान की हालत क्या है। 200 जो किसान भाई मर गए, अरे इतनी तो जिम्मेदारी ले लो कि 200 नहीं 10 किसान के घर का खर्चा हम उठाएंगे जिनके घरों में शहादत हुई है आपके पास इतना दम? एक नेता का कुत्ता मर जाता है तो सारे के सारे ट्वीट करना शुरू हो जाते हैं कि नेता का कुत्ता ना मारा हो, पता नहीं कौन मर गया देश में। 200 से ज्यादा किसान की शहादत पे इनके मुंह में फेविकोल मरीन का मजबूत जोड़ अटक गया जो पानी में भी नहीं टूट रहा है। सर आप ये बोल रहे हो सारी चीजें, पर सरकार ये कहती है किसान बिलों किसानों का फायदा है बिलों से, वो समझ नहीं रहे, विपक्ष के बहकावे मारे, इसलिए वो ऑफिस नहीं। आप एक बात मुझे बताइए, ये अपने कृषि मंत्री को तो समझा नहीं पाए। जब आपको पता है ये तीनों कृषि काले कानून आए तब इनके कृषि मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था, पता है आपको? कृषि मंत्री को नहीं समझा पाए तो और किसको कहां से समझाएंगे? इनके कृषि मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तभी तो इनके जेपी दलाल जैसे लोग बोल रहे हैं कि किसान क्या है, वो तो वहां घर में भी मरता है। घर में कैसे मर जाता है? यहाँ सरकार के कारण मरा है और सरकार है 200 से ज्यादा किसानों की मौत की जिम्मेदार। हम तो कहते हैं आप लोग ना समझो, समझने की कोशिश नहीं करते, आप लोग रोटी सेकने पे लगो, राजनीति रोटी जिसको परजीवी भी कहा गया है, परजीवी आंदोलन। तो आप कौन सा एक बात बताइए, आप भी तो पराठे सेक रहे हैं। आपने पुलवामा के नाम के पराठे सेके? नहीं सेके क्या? तभी तो आप गद्दी पे बैठे हैं। वरना अगर रोजगार के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर वोट मांगने जाए ना तो वोट तो मिलेगा नहीं, वोट के अलावा ये जूता मिलेगा। मांग के देखिए एक बार, वरना नहीं मांग के देखिए ना, मांग के देखिए। किसको? देशभक्तों को वोट लिया उसको। चलो एक सच्चे देशभक्त का नाम बता दो जिसने पूरी पार्टी में, अरे मोदी जी के सच्चे देशभक्त का सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं, हम देशद्रोही हैं। ये बताओ नहीं, जो एक बात मुझे बताओ, जो सैनिक खड़े हैं सरहद पे वो सारे देशद्रोही हैं, किसान जो बैठे हैं वो देशद्रोही हैं, अकेला मोदी देशभक्त है। कौन सा सर्टिफिकेट लेके आया है? विरोध यानी कि देश का विरोध अब ये ट्रेंड बन चुका है बीजेपी में। अच्छा, कौन कह रहा है ऐसा? ये बीजेपी जो मोदी से देश है क्या? अगर कल को मोदी नहीं रहेगा या मोदी पहले नहीं था तो देश नहीं था। देश इनके बाप दादा की जागीर नहीं है और हिंदुस्तान इनके बाप दादा को दहेज में नहीं मिला जिसको बेचने में लगे हुए हैं। ये हिंदुस्तान पहले भी था, है और रहेगा। ना मोदी से हिंदुस्तान है। देश की तरक्की होगा जब बड़े बड़े मतलब ये आएंगे बिजनेसमैन, तो देश की तरक्की होगी, आय भी दुगनी हो जाएगी। उद्योगपति अगर बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। अच्छा, उद्योगपति अगर बढ़ेंगे तो मोदी जी का कहना है कि उद्योगपति बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। तो एक बात मुझे बताइए, मोदी जी आपने उद्योग छोड़ा भी है? उद्योग छोड़ा है? आप ये समझिए, हम दो हमारे दो, पेट्रोल 80, डीजल 80 और पेट्रोल 100, ये इनका टैगलाइन है। आप ये समझ लीजिए, इनको सिर्फ दो ही उद्योगपतियों से प्रेम है। ये सबको पता है कि ये अंग्रेजों के दल्ले हैं, हिटलर की औलाद हैं, सबको पता है पूरे देश के अंदर। ये अंग्रेजों की राह पे चल रहे। अंग्रेजों ने क्या करा था? डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो। ये भी वही कर रहे हैं, ये लोगों के बीच में फूट डाल रहे हैं। आप इनका पता नहीं गृह मंत्री हैं वैसे, लेकिन उनसे कहना चाहूंगा कि मुंह से गुटखा निकाल के बात करा करिए। आप पे लाखों होगी, पता नहीं क्या बोलते हैं, समझ में ही नहीं आता। माना गृह मंत्री हैं लेकिन आप मुंह से गुटखा निकाल के बात करें तो समझ में आए। सिक्का चलता है पूरा विदेश में भी, वाला कि मोदी के बाद वही प्रधानमंत्री बनने वाले। कैसे आप? एक मिनट अभी दिखाता हूँ आपको।
सिक्का है भाई किसी की जेब में? दिखाना जरा सिक्का, मैं भी देखूं उनका कौन सा सिक्का है। मेरे पास तो सिर्फ सुनिए, मेरे पास तो आज तक नहीं देखा मैंने। मतलब ये लो, ये दिखा, इस पे तो ये अशोक स्तंभ लगा हुआ है, ये इस पे तो नहीं दिख रहा मुझे। धीरे धीरे ये भी हटाने के चक्कर मतलब में कि अच्छे नेता में जाने जाते हैं कि मोदी के बाद वही बनेंगे देश में। अच्छा। ये कहने का मतलब सिक्का मतलब जो जितना बड़ा तड़ीपार वो उतना अच्छा नेता, ये कहना चाह रहे हैं आप? हैं? गृह मंत्री मतलब एक है गृह मंत्री है ना ये सब। तो गृह मंत्री हैं, तो एक बात मुझे बताइए ना, उनका लाल था जैसा तभी तो बन गया। हमारे पप्पा थोड़ी हैं गृह मंत्री जो हम बीसीसीआई में सचिव बन जाएंगे। आपके लिए और देश के किसान के लिए तो रोजगार है, चाय बेचिए, पकोड़े तलिए और चौकीदारी करिए। अमित शाह के पप्पा हैं ना गृह मंत्री, तो उनका बेटा बन गया बीसीसीआई में सचिव। दूसरी बार सरकार कैसे बना ली जब इतने सारे इसमें कमियां हैं सरकार? एक बात आप मुझे बताइए, इनों का तो सब जगह ही जुगाड़ है, जो देश मशीन बनाता है वो बैन कर देता है, लेकिन ये भारत में चालू कर देते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये तो बताइए, बताइए ना मुझे, रिश्ता क्या कहला रहा है आपका? तरक्की वाला रिश्ता। डिजिटल इंडिया देश में चल रहा है। बहुत बढ़िया, डिजिटल इंडिया। सुनिए, यहाँ मेरे जितने भी भाई खड़े हैं ना, डिजिटल इंडिया, नरेंद्र मोदी को वीडियो कॉल क्या करनी आ गई तो आपने डिजिटल इंडिया ही बना दिया है। आप एक बात मुझे बताइए, डिजिटल इंडिया कैसे? पूरे देश में नेट सेवा बंद कर देते हैं और भारत को डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। अरे अगर डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो किसान को क्यों नहीं जोड़ते डिजिटल इंडिया से? किसान को क्यों गन्ने की पर्चियां पकड़नी पड़ती हैं? इधर गन्ना दे और उधर उसको पेमेंट मिले, डिजिटल पेमेंट दे ना। डिजिटल करेंगे तो बवाल ऐसे काट रहा है और बवाल काटेंगे। काय का काटेंगे बवाल? मतलब डिजिटल सिर्फ आपके पार्टी फंड में चंदा ही आ सकता है, किसान पे डिजिटल वो नहीं आ सकता, उसकी फसल का पैसा है, डिजिटल चंदा ही आएगा। बाई ट्रांसफर हो रहा है, हम करेक्ट कहीं इधर उधर हेर बिचौलिया खत्म, आपके पास पैसे तो पहुंच रहे। बिचौलिया अगर खत्म हो गया तो प्रधानमंत्री से कह दो इतना ही फायदा है तो प्रधानमंत्री छोड़ के खेती करना शुरू कर दे, सारा फायदा तू कर ले, सारा गन्ना तू उगा ले, गन्ना भी उगा ले, गेहूं भी, ज्वार भी, मक्का भी, सारा फायदा आप ही रख लो, किसी को नहीं चाहिए। आपके पास तो दलाल भी हैं, जेपी दलाल, उनसे भी कहिए खेती करिए, फायदा लीजिए। सारे बीजेपी वालों को फायदा गिफ्ट में दिया, इतना एहसान कर दिया देश की जनता ने, और चाहिए क्या एहसान? जब मोदी जी इतना एहसान कर सकते हैं तो हम भी तो मोदी पर कर सकते हैं एहसान, रख लो। और आए दिन आ जाते हैं मुंह उठा के, भाइयों बहनों गरीबी क्या होती है, गरीब क्या होता है, ये मुझसे पूछिए। अबे तू कैसा गरीब है, तू कैसा फकीर है? 10-10 लाख का सूट पहनना है, ऐसा गरीब देश की जनता को बना दे हैं? तू 10 लाख का सूट पहनने के बाद में 1.5 लाख का चश्मा पहनने के बाद में भी तू फकीर है? और देश की जनता जिसके तन पे कपड़ा नहीं है वो अमीर है। एक आप बात समझिए, एक ने मांगी माफी और वो हो गया वीर, और एक ने उठाई सलवार तो हो गया अमीर, ये बात समझिए आप।